प्रिय बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को अप्रैल और मई में भूगोल के लेसन 1 से और लेसन 7 तक हमने आपको अध्ययन कराया है। उसके प्रश्नों के उत्तर भी प्रेषित किए हैं और इतिहास में लेसन 1 और 2 भी पढ़ाया हूँ, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको प्रेषित कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप प्रश्नों के उत्तर अपने फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। आज आप सभी लोगों को इतिहास में लेसन 3 का अध्ययन करना है, जिसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेसन का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। लेसन का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तब आप देखेंगे कि भूमंडलीकृत क्या है। विविध देशों के आर पार के लोगों, सामान तथा सेवा की गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। विविध देशों के आर पार के लोगों, सामान तथा सेवा की गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। अब आप इस लेसन के बारे में ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि भूमंडलीकृत में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, जिसमें प्राचीन काल से आधुनिक युग, प्राचीन समय से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी व तीर्थयात्री विभिन्न कारणों से लंबी लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। 13वीं शताब्दी से देशों के मध्य मजबूत संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसमें सबसे पहले भूमंडलीकृत में वस्तुओं का आदान प्रदान रेशम मार्ग के माध्यम से हुआ। रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना, यूरोप व उत्तरी अफ्रीका के साथ एशिया का संपर्क, चीन से रेशम, भारत से मसाले आदि विभिन्न स्थानों तक ले जाए गए। इन मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरियों और बाद में मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्राएं आरंभ की। इसके फलस्वरूप नई फसलों का परिचय भोजन के रूप में आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का आदि का परिचय अमेरिकी यात्री कोलंबस ने किया था, जो बाद में यूरोप एवं एशिया में से हो गया। नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पेन घेती का जन्म हुआ। आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर थे। 1840 ईस्वी के दशक में आलू की फसल खराब हो जाने के कारण यहाँ भयानक आलू अकाल 1845 से 1849 ईस्वी में पड़ा।
जिससे 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। नए मार्ग की खोज और व्यापार 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया। भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार का केंद्र था जो यूरोप तक फैल गया था। 16वीं शताब्दी में स्पेनवासी एवं पुर्तगाली अमेरिका को जीतने वाले पहले यूरोपीय थे। पेरू और मैक्सिको की खानों से पाई जाने वाली कीमती धातु ने यूरोप की संपदा में वृद्धि की तथा उसका व्यापार एशिया तक फैल गया। दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता था। 19वीं शताब्दी 1815 ईस्वी से 1914 ईस्वी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रवाहों की पहचान की है। नंबर 1, वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह मुख्य रूप से गेहूं व कपड़े। नंबर 2, रोजगार की तलाश में लोगों का प्रवास। नंबर 3, लंबी दूरी वाले स्थानों अल्प अवधि या दीर्घ अवधि में निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह। इस तरह 19वीं शताब्दी में 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रवाहों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट आप इसी में देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि ने ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग में वृद्धि कर दी थी, जिससे खाद्यान्न मूल्य में वृद्धि होने लगी। कॉर्न लॉ और इसके प्रभाव, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। मक्का फसल पर प्रतिबंध लगाया गया था, एक कानून बनाया गया था जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा सस्ती दरों पर आयातित होने लगा। ब्रिटिश सरकार भूमि कृषि योग्य नहीं रहने के कारण कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव, भोजन के मूल्य में गिरावट से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई तथा आय एवं मांग में भी बढ़ोतरी हुई। 1890 ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ गया। 19वीं शताब्दी में तकनीक की भूमिका। 19वीं शताब्दी में तकनीक की भूमिका, तकनीक ने जैसे रेलवे, स्टीमर और टेलीग्राफ आदि ने 19वीं शताब्दी के विश्व के रूपांतरण पर अत्यधिक प्रभाव डाला।
जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र रेल परिवहन, मालगाड़ी, जहाज आदि ने विश्व के बाजारों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की। मांस परिवहन में तकनीक, रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों के विकास से जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को लंबी दूरी तक पहुंचाने में सहायता मिली। जमा किए गए मांस को अमेरिका, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से विभिन्न यूरोपीय देशों तक निर्यात किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप यूरोपीय बाजार में मांस का मूल्य कम हो गया तथा निर्धनों के लिए मांस प्रतिदिन का आहार बन गया। 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद, 19वीं शताब्दी के अंत में व्यापार एवं बाजार विस्तृत हो गए। औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्तियां बन गए। रूस, ये सब शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्तियां फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश थे। और अफ्रीका में औपनिवेशीकरण 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में तेजी से फैलने वाली पशु बीमारी रेडन पेस्ट से बड़ी संख्या में लगभग 90% पशु मारे गए। रेडन पेस्ट से बड़ी संख्या में लगभग 90% अफ्रीकी देशों में पशु काल कौलित हो गए। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए अफ्रीका आ गए। भारत से अनुबंधित मजदूरों का प्रवास। अनुबंधित मजदूरों से तात्पर्य किसी नियोक्ता के लिए निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि पर अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने वाले बंधुआ मजदूर से है। 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय तथा चीनी मजदूर बागानों, खदानों और विश्व की विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए गए। इनमें से अधिकांश मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु से गए थे। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कई सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे कुटीर उद्योगों का पतन, जमीन का किराया बढ़ाया, खदानों एवं बागानों के लिए जमीन को साफ किया गया। इन सब कारणों से मजदूर को कार्य की तलाश में प्रवास के लिए बाध्य होना पड़ा। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों का स्थान। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों के गंतव्य स्थान कैरिबियाई द्वीप, मुख्यतः गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी थे। तमिल प्रवासी सिलोन और मलाया गए। कुछ अनुबंधित मजदूर असम के चाय बागानों में नियुक्त किए गए थे। अनुबंधित मजदूरों को एक्जेटू के माध्यम से नियुक्त किया जाता था, जो सुविधाओं के वादा करके नियुक्त करते थे। जहां परिस्थितियां मजदूरों के विपरीत होती थीं। 19वीं शताब्दी में
अनुबंध को दास्ता की एक नई प्रथा के रूप में वर्णित किया गया। यद्यपि मजदूरों ने कठिन जीवन जीने के बाद भी उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक रूपों का मिश्रण करके मनोरंजन तथा त्योहारों को विकसित किया। त्रिनिदाद में रिएटस, कार्निवाल, होशे आध्यात्मिक विचारधारा का विरोधी धर्म, जिसे जमैका के गायक बॉब मार्ली त्रिनिदाद और गुयाना के चटनी संगीत ने प्रसिद्ध बना दिया। अनुबंधित मजदूरों के वंशज कई मजदूर स्थायी रूप से उन देशों में बस गए जहां वे काम के लिए गए थे। इस कारण वहीं भारतीय वंशजों का विशाल समुदाय है। जैसे नोबेल विजेता B.S. नायपाल, क्रिकेटर शिवनारायण, चंद्रपाल, रामनरेश श्रवण आदि। वर्ष 1921 में अनुबंधित श्रम की प्रथा का उन्मूलन हो गया। विदेश में भारतीय उद्यमियों ने मध्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कृषि निर्यात का वित्त पोषण किया। प्रसिद्ध उद्यमी शिकारीपुरी, श्राफ आदि थे। भारतीय उद्यमियों में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया। ये पर्यटकों को स्थायी और आयातित कलाकृतियां बेचा करते थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत से कपास का निर्यात पूरे यूरोप में किया जाता था, लेकिन औद्योगिकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने लगा, जिससे भारत से आयातित कपास पर रोक लग गई। भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद। ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्र के आयात पर सीमा शुल्क की उच्च दरें लगा दी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगपतियों वस्त्रों के लिए विदेशी व्यापार की तलाश करने लगे, जिससे भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर नील और अफीम की खेती करने के लिए दबाव बनाया। नील ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था तथा अफीम चीन को निर्यात किया जाता था इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट आपका जो बनता है, जिसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा की गई। यहाँ वर्णित अमेरिका से आसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह से है और एशिया और यूरोप में अनेक खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों और अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए। इन खाद्य पदार्थों में आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि शामिल हैं। रेशम मार्ग के से आशय उस मार्ग से है जो एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता था। प्रायः इस मार्ग से रेशम का व्यापार
विधिवत रूप से किया जाता था। इसके साथ साथ आप महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां एवं घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे 15वीं शताब्दी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1820 ईस्वी चीन के साथ अफीम का व्यापार आरंभ हुआ। 1860 ईस्वी इस दशक में विश्व में विद्यमान लगभग सभी बड़े बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोले गए। 1885 बर्लिन में तत्कालीन यूरोप में सबसे शक्तिशाली देशों की बैठक हुई। 1890 ईस्वी कृषि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। रिंडरपेस्ट प्लेग जैसी एक बीमारी थी जिससे इस क्षेत्र में 5 वर्ष की अवधि में 90% मवासी मारे गए। 19वीं शताब्दी भारत से अनुबंधित श्रमिकों को बागानों, खदानों और सड़कों व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए त्रिनिदाद, गुयाना, सूरिनाम, मॉरिशस और फिजी ले जाया गया। 1920 ईस्वी में अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस अवधि में विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन पर सहमति बनी, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। 1939 से 1945 ईस्वी 6 वर्ष तक चले द्वितीय विश्व युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं थी। इस युद्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए थे। यह 1939 ईस्वी में वैश्विक जनसंख्या का 3% था। 1939 ईस्वी में वैश्विक जनसंख्या का 3% था और 1947 ईस्वी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कार्य आरंभ कर दिया। 1949 ईस्वी चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। 1970 ईस्वी इस वर्ष से बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने एशियाई देशों में अपने आर्थिक साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया। महत्वपूर्ण शब्द और उनका विश्लेषण। असंतुष्ट ऐसा व्यक्ति जो तत्कालीन समाज में स्थापित विश्वासों और तरीकों को स्वीकार नहीं करता है, उसे असंतुष्ट कहते हैं। वीटो विशेषाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का आधार बन जाती है, उसे वीटो कहते हैं। आयात शुल्क। किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क यहाँ लिया जाता है जहाँ से यह वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। विनिमय दर। इस व्यवस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। प्रमुख रूप से विनिमय दर को 2 प्रकार विनिमय दर
दो प्रकार की होती हैं, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर आदि। निजीकरण सार्वजनिक संपत्ति को निजी क्षेत्र को बेचना अथवा स्थानांतरित करना निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति उदारीकरण कहलाती है। विश्व बैंक यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों के विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बाजार वह स्थान जहां वस्तुओं का लेन देन होता है उसे बाजार कहते हैं। वैसे बाजार मुख्यतः क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: स्थानीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और प्रादेशिक बाजार। प्रिय बच्चों, इस लेसन के बारे में हमने आपको लगभग सभी बिंदुओं को बता दिया है और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसे 2-3 बार आप सुने, मनन करें, चिंतन करें। आपके समझ में अवश्य आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 70-80% जरूर समझ में आएगा। और जो इस लेसन के प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको कल प्रेषित किए जाएंगे, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और पीछे का काम आप सभी लोग अवश्य पूर्ण कर लें। आपको किसी दिन कॉपी लेकर के विद्यालय आना पड़ेगा, जिसकी सूचना आपको प्रेषित की जाएगी। जय हिंद।